हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। मैं हूं भरत कुमार और आप देख रहे हैं इस वीडियो में बीए सेकेंड ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस और पेपर है सेकंड पेपर, पता होगा लेसन 10 एंड इसका पार्ट है 5। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे ये कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ठीक है ना, कॉल मार्क्स का है तो अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, वो अदर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये हैं और टॉपिक भी हैं। तो अब ध्यान रखेंगे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत समझने से पहले एक बार आप ध्यान रखेंगे कि श्रम के बारे में जानते हैं, यानी कि मूल्य, जो मूल्य का कहने का मतलब जो श्रम होती है ना, जो मेहनत के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। इसके बाद इस विचार को समझेंगे। तो आपको ध्यान रखना है मूल्य के श्रम सिद्धांत। इसको समझिए, फिर ये आप समझ में आ जाएगा। तो मूल्य के श्रम सिद्धांत का मतलब है कि यहाँ पे दो बातें आएगी मूल्य के, यानी किसी भी श्रम के मूल्य को ज्ञात करने के लिए, किसके श्रम के मूल्य को। तो मूल्य का जो सिद्धांत है, वैल्यूज का जो सिद्धांत है, वो यहाँ पे देखना है कि एक तो उपयोगिता के आधार पे होता है, एक तो होता है उपयोग मूल्य और दूसरा होता है विनिमय मूल्य। देखो हम इस टॉपिक पे आएंगे, जस्ट एक मिनट आप ध्यान देना है कि मूल्य के श्रम सिद्धांत को समझ लीजिए पहले। तो देखो श्रम का मूल्य कब निकलता है, जब या तो उस वस्तु का उपयोग हो, वस्तु का क्या हो, उपयोग हो। अब उपयोग में भी ध्यान रखना, जैसे प्यासे को पानी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल अगर प्यासे को पानी की ज़रूरत होती है तो उसके लिए वो पानी की बोतल भले ही 10 रुपये की हो, वह 100 रुपये दे के भी खरीद सकता है। तो वहाँ पर मेहनत के द्वारा वो पानी तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए जब उस वस्तु की ज़रूरत है तब उसका मूल्य भी उसको ज़्यादा मिल सकता है। मान लीजिए मेरे पास वो चीज़ है जिसकी किसी को ज़रूरत है, तो उस वस्तु का मूल्य मुझे बहुत अच्छा मिल सकता है। अगर किसी को मेरे पास जो वस्तु है उसका कोई मूल्य मतलब ज़रूरत नहीं है, और फिर अगर मैं चीज़ लेना चाहूँ तो उस वस्तु का बराबर मूल्य नहीं मिल पाएगा, और मेरे पीछे जिसने मेहनत करके वो वस्तु बनाई है उसको भी वो पर्याप्त फायदा नहीं मिलता है। तो ये तो हो गया मूल्य, श्रम का मूल्य किस पे डिसाइड होता है, उपयोगिता के आधार पे। दूसरा होता है विनिमय मूल्य। विनिमय तो पता है ना, वस्तु का विनिमय होता है। विनिमय वस्तु का विनिमय, जैसे मान लीजिए 1 टन गेहूँ बेचा, उसके बदले मुझे उसके ही मूल्य का कोई कपड़ा वगैरह मिल रहा है, तो वहाँ पे वो वस्तु के मूल्य का विनिमय होता है वहाँ पे, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे ये तो हमने समझ लिया इसका मूल्य के श्रम सिद्धांत को। अब हम देखेंगे अतिरिक्त मूल्य क्या होता है। मूल्य को समझ लिया, मूल्य का डिसीजन या डिसाइज कैसे होता है। श्रम की वैल्यू, मेहनत की कदर कहाँ होती है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, डिमांड है, तो वहीं पे उस श्रम का बराबर मूल्य मिलता है। अब अतिरिक्त मूल्य क्या है, मैंने आपको इसलिए कहा था कि पहले ये समझ लीजिए कि मूल्य की वैल्यू कब डिसाइड होती है। अब अतिरिक्त मूल्य को हम यहाँ पे समझते हैं। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो आपसे मैं कह रहा हूं कि कॉल मार्क्स ने श्रम के मूल्य को ज़्यादा महत्व दिया है। कॉल मार्क्स ने कहा श्रम, मेहनत के द्वारा हम मेहनत करके कोई चीज़ जो उत्पादन कर रहे हैं, कहने का मतलब है किसी वस्तु का विनिमय मूल्य मानव श्रम की उस मात्रा से निर्धारित होता है जो किसी विशेष समाज में उसके निर्माण के लिए खर्च की जा रही है उसके श्रम के ऊपर। अब अतिरिक्त मूल्य को पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, पहले एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक वस्तु है, क्या है, एक वस्तु है। अब वस्तु कोई भी हो सकता है, कोई कैसी भी वस्तु है, हम मान लें कि वस्तु है, उस वस्तु का बाजार में 20 रुपये, कितना रुपए, मार्केट में उस वस्तु की कितनी मूल्य है, मार्केट में उस वस्तु का, बाजार में उस वस्तु का कितना मूल्य है, 20 रुपये है। कितना मूल्य है, 20 रुपये है। अब ध्यान रखना, जो मार्केट में कोई वस्तु 20 रुपये में मिल रही है, तो उसके बारे में अगर हम गहराई से मंथन करें, या इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक वस्तु ले लेते हैं, वस्तु की जगह हम ऐसे लेते हैं
एक साड़ी लेते हैं, क्या लेते हैं, साड़ी। साड़ी मार्केट में 20 रुपये में मिल रही है, कितने में मिल रही है, 20 रुपये में। अब इस 20 रुपये के अंतर्गत मजदूर ने इस साड़ी को बनाने में शेयर में मजदूर को कितने रुपए मिले, 100 रुपये। आप ध्यान रखना, इसी से अभी क्लियर हो जाएगा। मजदूरी यानी मजदूर का श्रम। तो मजदूर को इस साड़ी के बनाने में उसको कितना रुपए दिया गया, मजदूर को 6 रुपये दिया गया, ठीक है। और जो मालिक होता है, कौन, मालिक, जिसके अंडर श्रमिक काम करता है, तो मालिक ने उस साड़ी को बनाने के लिए कच्चा माल, क्या कहेंगे, कच्चा माल, कच्चा माल कितने रुपए का लिया, 8 रुपये का। ध्यान रखना, यहाँ पे बात ये आ रही है कि 20 रुपये में वो मार्केट में वस्तु मिल रही है, लेकिन इसके अंतर्गत मजदूरी, जो मजदूर था उसने कितना श्रम किया, उसने कितनी मेहनत की, उस अकॉर्डिंग उसके, मतलब मान लीजिए कि एक मजदूर को 6 रुपये मिले, एक साड़ी को बनाने में 6 रुपये मिले, और मालिक ने उसके अंदर कच्चा माल डाला 8 रुपये का। तो इस तरह से वो वस्तु कितने रुपए में तैयार हो गई, 14 रुपये में तैयार हो गई। कितना रुपए में तैयार हो गई, 14 रुपये में। अब जब वो वस्तु 14 रुपये में तैयार हो गई, लेकिन उसको मार्केट में 20 रुपये में बेच रहे हैं और 14 रुपये में तैयार हो गई थी, तो वो कितना रुपये अतिरिक्त आ रहा है, जो 6 रुपये हैं वो क्या है, अतिरिक्त लाभ। अब यहाँ पे ये कॉल मार्क्स कह रहा है कि मजदूरी, जो मजदूर था उसने मेहनत की, तो मेहनत का उस अकॉर्डिंग उसे 6 रुपये दिया, मालिक ने कच्चे माल के अकॉर्डिंग 8 रुपये लगाए। तो इस तरह से इनका खर्चा निकालने के बाद भी 6 रुपये बचते, और ये जो 6 रुपये लाभ है ये अतिरिक्त मूल्य हो गया, मतलब मजदूरी का मूल्य होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कॉल मार्क्स कि जो अतिरिक्त मूल्य मिल रहा है ना, ये अतिरिक्त मूल्य किसकी जेब में जाता है, मालिक की जेब में जा रहा है। किसकी जेब में जा रहा है, मालिक की। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वस्तु के अंतर्गत मेहनत लगी और माल डाला, तो जो अतिरिक्त मूल्य है, वो अतिरिक्त पैसा है, वो मजदूरों को मिलना चाहिए। और अतिरिक्त मूल्य का यही सिद्धांत है कि वस्तु के अंदर मालिक के द्वारा डाला गया खर्चा और मजदूरी को डाल के जो अतिरिक्त मूल्य मिल रहा है, वो पूरा का पूरा मालिक ले रहा है, जबकि मजदूर को इच्छा है इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मजदूरों का शोषण होता है, और यही कहलाता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। एग्जाम्पल समझ आया कि नहीं आया? हाँ, आपको बिल्कुल, आपको एग्जाम्पल समझ आया कि नहीं आया? ये एग्जाम्पल, अब इसको थोड़ा विस्तार से थ्योरेटिकल समझेंगे। फिलहाल समझ लेना कि जो 6 रुपये है ना, ये मजदूरों के भी तो हो सकते हैं, मजदूरों ने एक्स्ट्रा मेहनत की है। या मान लीजिए कि जो 6 रुपये हैं, कहीं ना कहीं मालिक ने मजदूर को उसके श्रम का मूल्य कम दिया है। हो सकता है कि मजदूर ने 12 रुपये की मेहनत की हो, 10 रुपये की ही मेहनत की हो, लेकिन उसे 6 रुपये दिया गया, जो बचा हुआ मूल्य है वो मालिक अपने जेब में डाल रहा है। इस तरह से श्रमिक वर्ग का शोषण होता है, और ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये बात सिद्ध करता है मार्क्स की। और यही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो एग्जाम्पल के रूप में हमने समझा है, ये बात क्लियर होगी आई थिंक, मेरा मानना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्क्स क्या कहता है इस बारे में। मार्क्स कहता है कि पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया यह धन अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। मार्क्स वो कहता है कि पूंजीपतियों के द्वारा ये अतिरिक्त मूल्य का जो ये धन है वह मालिक अपने पास रखता है, यही कहलाता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और ये पूंजीपति कहलाएंगे जो मजदूरों के शोषण का काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में मार्क्स आगे कहता है कि यह उन दो मूल्यों का अंतर है। अतिरिक्त मूल्य इन दो मूल्यों का अंतर है। अतिरिक्त मूल्य क्या है? श्रम का मूल्य और मालिक का मूल्य। इन दोनों के मूल्य से जो बचा हुआ पैसा है वो अतिरिक्त मूल्य के अंतर्गत आता है। और मैक्सी भी इस बारे में कहता है यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिकों के खून पसीने का कमाया हुआ एक्स्ट्रा पैसा है
वह अपने पास मालिक रखता है, जबकि इसमें मजदूरों का भी इच्छा होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा। तो ये जो बात आई यहाँ पे, ये साड़ी की जो फैक्ट्री में बनती है और फैक्ट्री में मजदूर को 6 रुपये दिए गए, मालिक ने 8 रुपये लगाए, तो वस्तु 14 रुपये में मिलनी थी और बेसिक के 20 रुपये में, तो 6 रुपये हैं, तो अतिरिक्त मूल्य है, तो मालिक ने तो 8 रुपये लगाया ना, तो बचा हुआ मूल्य आधा इनमें भी आधा तो बटना चाहिए था, लेकिन ये पूरा का पूरा मालिक की जेब में जा रहा है, तो ये बचा हुआ मूल्य अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। बार बार रिवीजन के तौर पे, यानी एक ही वीडियो में 2 बार रिमाइंड करवा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, मार्क्स कहता है कि मार्क्स के द्वारा पूंजीपतियों द्वारा इस प्रकार के अतिरिक्त मूल्य का हड़प किया जाना आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था का एक बड़ा अन्याय है आज के समय में, तथा इस व्यवस्था में श्रमिकों की स्थिति दासों से नाम मात्र के लिए अच्छी है। दासों की स्थिति खराब थी तो उससे तो थोड़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी श्रमिकों की नहीं है। दासों और श्रमिकों की स्थिति में यदि कोई अंतर है तो वह यह है कि दास प्रथा में दास व्यक्ति को दासता के कारण उसका उचित परिश्रम से वंचित रखा जाता है। दासों को उस समय उसका जो मूल्य नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे मूल्य मिलते हुए भी उसको कम मूल्य दिया जाता है, क्योंकि श्रमिकों के पास उत्पादन के साधनों को खरीदने की शक्ति नहीं होती और वे बाध्य होकर, इनके पास ऐसे पैसे नहीं होते कि खुद का कमा सके, इसलिए वह उनके अंडर में जाके काम करते, लेकिन ये इनका शोषण करते हैं। तो ये है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी है जो मार्क्स ने इग्नोर किया है। तो ऐसे कुछ पॉइंट है जिससे हम मार्क्स के इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के कुछ आलोचनात्मक पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न आता है कॉल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को बताइए, तो आपको आलोचनात्मक प्रश्न के बारे में पूछा जाए तो उसके बारे में उसके आलोचनात्मक प्रश्न भी करना है। तो आगे हम देखते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अतिरिक्त मूल्य के कॉल मार्क्स के विचारों की क्या आलोचना के रूप में पॉइंट है जो आपके सामने और आपको भी लगे कि सही है। ओके, तो अब देख रहे हैं आलोचना। तो पहला ही आलोचना का पॉइंट है श्रम उत्पादन एकमात्र साधन नहीं। ध्यान रखना, पहला पॉइंट कह रहा है कि श्रम उत्पादन, मेहनत, सिर्फ मेहनत ही नहीं है जो उत्पादन करती है। ध्यान रखिए, यहां पे श्रम, एक अकेली श्रम ही नहीं है, मेहनत ही नहीं है जो उत्पादन का एकमात्र साधन होता है, क्योंकि किसी वस्तु को उत्पादन करने में सिर्फ मेहनत ही नहीं लगती है, मेहनत के साथ साथ उसमें कच्चा माल यानी पूंजी और मानसिक श्रम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी वस्तु के उत्पादन में मिलकर उस वस्तु के उत्पादन को बढ़ाती है। तो कॉल मार्क्स कह रहा है कि अतिरिक्त मूल्य में सिर्फ श्रम है वही वस्तु के उत्पादन में सहयोग देता है। तो ये गलत है, क्योंकि वस्तु के उत्पादन में श्रम ही काफ़ी नहीं होता है जो वस्तु का उत्पादन कर सके। तो एक श्रम ही एकमात्र साधन नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए यहाँ पे इनकी ये विचार की आलोचना बन जाती है। दूसरा, पूंजीपतियों द्वारा, जो बिजनेसमैन होते हैं, पूंजीपतियों द्वारा किए जाने वाले अनेक व्ययों का उल्लेख नहीं। कहने का मतलब मार्क्स ने यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहा कि इतना पैसा वो लगाता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, बिजनेसमैन बिजनेस के दौरान जो उत्पादन करता है तो उसे बहुत सारे चीज़ों पर पैसा खर्च करना होता है। आज के समय तो मान लीजिए उत्पादन करना है तो कच्चा माल लाना पड़ेगा, मशीनें लानी पड़ेगी, मशीनों के लिए आवश्यक संसाधन भी चाहिए होंगे, लाइट बिल पानी भी चाहिए होगा, विज्ञापन करने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, और इसके अलावा अगर उसने पैसे उधार लाए तो उसका भी ब्याज भरना होगा।
और यानी मतलब नाना प्रकार के संसाधनों पर पूंजीपति अपने पैसे खर्च करता है, तब जाके वस्तु के उत्पादन होता है और श्रम भी जरूरी होती है उसमें। लेकिन मार्क्स ने पूंजीपतियों के द्वारा अनेक प्रकार के खर्चों का उल्लेख नहीं किया गया है और इस तरह से वो कह रहा है कि ये तो सिर्फ श्रम के द्वारा उत्पादन होता है, तो वो ये बात पूरी तरह से हजम नहीं होती, इसलिए आलोचना बन जाती है। मार्क्स का ये जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, यानी अस्पष्ट। क्या कहेंगे? अस्पष्ट। अस्पष्ट कैसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिए। मार्क्स के सिद्धांत एक बड़ा दोष यह है कि वह इसमें मूल्य और कीमत आदि शब्दों का प्रयोग मनमाने अंतरिक्ष ढंग से प्रयोग करता है। उसने अपने ग्रंथों में मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, किंतु जैसा कि अलेक्जेंडर ग्रे कहता है कि कोई भी हमें यह नहीं बता सकता कि मूल्य से मार्क्स का वास्तव में क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है, मूल्य किस मूल्य की बात मार्क्स कर रहा है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा मिल मालिक और सामान्य मजदूर जिस रूप से वर्णन किया गया है वे वर्तमान वास्तविक जगत में ऐसे मालिक और कह सकते हैं मजदूर नहीं होते, क्योंकि अगर मालिक पैसा ज़्यादा लगाएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा लेगा नहीं लेगा। अगर एक मजदूर ये मेहनत कर रहा है 100 रुपये की तो 100 रुपये ही मिलेंगे। अगर मालिक उससे 2 गुना रुपये लगा रहा है तो वो प्रॉफिट तो ज़्यादा लेगा ही। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये गलत, मार्क्स गलत कहता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मेहनत डबल होगी तो उसको पैसा डबल मिलेगा, अगर पैसे ज़्यादा लगाओगे तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ये चीज़ यहाँ पे होती है। तो इसलिए इसने सिद्धांत को स्पष्ट नहीं किया है। मानसिक श्रम की अपेक्षा। ध्यान रखना, किसी वस्तु के उत्पादन में सिर्फ हार्डवर्क ही काम नहीं आता है, मानसिक श्रम यानी विचारात्मक शक्ति भी काम करती है उसमें। किसी वस्तु, कोई बिजनेस लगाना है तो इसके लिए पहले तो प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं पैसा कहाँ से आएगा, क्या करेंगे, कितना उत्पादन करेंगे, कितना पैसा डालना है तो कितना डिलीवर करेंगे, कहाँ इसका बिजनेस करना है, कहाँ पे मार्केटिंग करनी है। यानी सोच विचार शक्ति, और सोचने के आधार पे तो बहुत अच्छे लखपति हो जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे मानसिक श्रम का कोई वैल्यू नहीं बताया। इसने श्रम, मेहनत को मूल्य दिया है, लेकिन मानसिक श्रम का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया मार्क्स ने। ये इस वजह से इसका एक ही आलोचना का पॉइंट बन जाता है। फिर है ये जो सिद्धांत है वो विरोधाभास है, विरोधाभास युक्त है, विरोधाभास युक्त। यानी विरोधाभास का मतलब होता है कि कभी इस सिद्धांत की कमी निकाले और कभी उस व्यक्ति के बारे में अच्छाई भी बता रहे। कहने का मतलब ये है कि अतिरिक्त मूल्य में अनेक विरोधाभास देखे गए हैं। एक और तो मार्क्स कहता है कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य और लाभ के लिए नई मशीनें लगाता है, किंतु दूसरी ओर ये भी कहता है कि मशीनें, कच्चे माल आदि से कोई अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता। ये दो तरफा हो गया ना, क्योंकि अगर देखो नई मशीनें लाओगे तो नया पैसा डालना पड़ेगा, तो वो नई मशीन है वो डबल काम करेगी, तो वो भी तो उत्पादन कर रही है। और एक और कहता है मार्क्स के जो मशीन वगैरह है वो अतिरिक्त मूल्य उत्पादन काम करने वाली नहीं होती है। तो ये दोहरी प्रणाली गलत चीज बात प्रूफ होती है यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से इस सिद्धांत में आप समझ गए होंगे। आज वाला अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो मेरे हिसाब से आपके दिमाग से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हुआ है और फिर भी रहता है कन्फ्यूजन। तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है, या तो कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये चीज़ें जो क्लियर नहीं हो पाई है, आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और रही दूसरी बात, नहीं समझ आ रहा है तो कॉलेज में आ सकते हैं, रूबरू मिलके भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलेंगे वापस अच्छे और नई वीडियो के साथ, नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।